आरंभ करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो है पार्शियल डेरिवेटिव्स पे हम बात करने जा रहे हैं, जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का मेजर पार्ट होता है। और पार्शियल डेरिवेटिव्स का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास फलन सिंगल वेरिएबल का ना हो करके मोर देन वन वेरिएबल्स यूज करने लगते हैं। जैसे अभी तक हमारे पास जो फलन रहते थे वो सिंगल वेरिएबल रहते थे। सिंगल वेरिएबल का मतलब होता था y इज द फंक्शन ऑफ x। तो y जो फलन है वो एक वेरिएबल है, वो x का फलन है। तो जब हम इसकी अवकलन की बात करते थे, तो जब इसके अवकलन की बात करते थे तो यहाँ पर कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx करने के बाद जो अवकलन होता था, यानी x की पावर अगर n होती थी तो n पहले आ जाता था और n से -1 कर देते थे। तो ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन था, यानी जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज एलिब्रेटेड विथ किससे, x के द्वारा हम लोग निर्धारित करते थे। तो इसे हम लोग सिंगल वेरिएबल फंक्शन के नाम से जानते थे। इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक वेरिएबल है, सपोज दैट z एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, इट इज डिटरमाइंड बाय x एंड y। ठीक है, यानी z जो है वो दो चरों का फलन है, x और y का, और x तथा y चर में यदि कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, तो z के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है, अब क्या होता है, z के मान में परिवर्तन एक तरीके से यह हो सकता है कि अगर x में परिवर्तन हो जाता है, x में परिवर्तन हो जाता है, y में परिवर्तन ना हो तो भी z में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, और अगर x में परिवर्तन ना हो, y में परिवर्तन दिखाई पड़े तो भी z में परिवर्तन होगा। यदि दोनों में एक साथ परिवर्तन हो रहे तो भी z में परिवर्तन होंगे। अगर आपके पास z का जो फलन है, क्या फलन है, x एंड y, अगर हमारा x में परिवर्तन सपोज दैट होता है और y आपका वेरिएबल कांस्टेंट है, इफ x चेंजेज, मैंने ये एज्यूम कर लिया कि अगर x में कोई परिवर्तन होता है और y आपका क्या है, कांस्टेंट है, y आपका स्थिर है, तो इस दशा में हम इसमें जो चेंजेज होते हैं उसको पार्शियल डेरिवेटिव्स के नाम से निकालते हैं, और उसमें डेल बनता है। डेल का सिंबल देख लीजिए, ऐसा से डेल बनता है, डेल z अपॉन डेल x लिखा जाएगा। यानी आपके इस फंक्शन में केवल x में जो परिवर्तन हो रहा है, देखिए नीचे आपका x है, x में परिवर्तन हो रहा, उसके परिणाम स्वरूप z में क्या परिवर्तन होगा इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो हमारे पास y को हम ट्रीट कैसे करेंगे, एज ए कांस्टेंट वेरिएबल के रूप में ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद द रिस्पेक्ट ऑफ x बोला जाएगा, यानी जो ये फलन है इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं x के संदर्भ में, जहां पर x चलायमान आपका चर है, जबकि y चर को हमने स्थिर मान लिया है। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर इस z फंक्शन में x कांस्टेंट हो जाए और y चलायमान हो जाए, y चेंजेज हो जाए, तो हम इसको लिखेंगे डेल z अपॉन डेल y इक्वल टू, तो ये डेल का सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है कि हम डेरिवेटिव तो कर रहे हैं, बट ये जो डेरिवेशन है ये पार्शियल डेरिवेशन है। डेल सिंबल ही है कि पूरे फलन में किसी एक चर में परिवर्तन को हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, हमारे पास जब एक से अधिक वेरिएबल्स फलन में होते हैं तो वहां पर जो वेरिएबल में परिवर्तन होता है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इंपैक्ट स्टडी करना होता है, उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आपका z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y है, यानी इसका मतलब होता है कि जो z आपका आश्रित चर है, z आपका आश्रित चर है, ये दो चरों द्वारा निर्धारित हो रहा, कौन सा, x तथा y। x
तथा y y स्वतंत्र चर द्वारा निर्धारित हो रहा है, स्वतंत्र चर द्वारा निर्धारित हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको देखिए दो चर हैं स्वतंत्र चर x तथा y। तो जब आपके पास ऐसा कोई फलन आ जाए जिसमें एक से अधिक चर काम करने लगते हैं, तो वहां पर आपको यह समझ लेना है कि हमको पार्शियल डेरिवेशन का काम करना है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव करना है। अब इस फलन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यदि x में कोई परिवर्तन होता तो y z पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो यानी केवल हम परिवर्तन मेजरमेंट कर रहे हैं किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का। सपोज दैट एक व्यक्ति है, वो उसकी यूटिलिटी किस पर निर्भर करती है, उसकी यूटिलिटी निर्भर करेगी आपका x1 कमोडिटी और x2 कमोडिटी और x3 कमोडिटी। मान लीजिए रोटी, दाल, चावल है, सपोज दैट। अब हम कहते हैं कि रोटी खाने में उसकी यूटिलिटी कैसे इंप्रूव होगी, तो हमको x1 के सापेक्ष उस फलन को अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि अदर दो वेरिएबल को हमने कांस्टेंट मान लिया है। तो इस वेरिएबल में यानी x1 वेरिएबल में जो परिवर्तन होगा वो टोटल यूटिलिटी को निश्चित रूप से परिवर्तित करेगा। तो जब ये टोटल यूटिलिटी को निश्चित रूप से परिवर्तन करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। यूटिलिटी फंक्शन को हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, विद द रिस्पेक्ट ऑफ x1 वेरिएबल। x1 वेरिएबल के संदर्भ में इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछ लें कि वो व्यक्ति है दाल खाता है और केवल दाल पीता है या दाल खाता है, अदर दो वेरिएबल कांस्टेंट है, ना तो हम उसको एक्स्ट्रा रोटी दे रहे हैं, ये जो आपका रोटी वाला वेरिएबल है, ये आपका दाल वाला वेरिएबल है, ये मान लो आपका चावल वाला वेरिएबल है। हम उसको रोटी नहीं बढ़ा रहे हैं, हम उसको चावल नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल हम उसकी दाल बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब उसके कटोरी में दाल जाएगा तो उसकी यूटिलिटी इन्हेंस करेगी। तो इस दाल जो हमने उसके कटोरी में दाल डाला है, उसके परिणाम स्वरूप उसकी यूटिलिटी में निश्चित रूप से कोई परिवर्तन आएगा। तो इस परिवर्तन को मेजरमेंट करने के लिए हम इस फलन को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, यूटिलिटी फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अब किसके रेस्पेक्ट में, अब x2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि x2 वेरिएबल में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूरे यूटिलिटी फलन में क्या परिवर्तन आया है उस चीज को हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड, आपके पास क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद द रिस्पेक्ट ऑफ x2 वेरिएबल। इसी प्रकार अगर हम ना तो उसकी रोटी बढ़ाएं ना ही हम उसकी दाल बढ़ाएं, सपोज दैट ऐसी कंडीशन हो जाए, तो हम केवल उसकी चावल बढ़ा दें, तो क्या उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी? यस, ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि चावल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। तो अगर हमको चावल बढ़ाने के परिणाम स्वरूप उसकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंजेस आया है ये मेजरमेंट करना है, तो इस फलन को पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x3 के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव प्रथम घात का आंशिक अवकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रथम घात का आंशिक अवकलन कहलाएगा, आंशिक अवकलन कहलाएगा। किसके रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, x1 के सापेक्ष। ये चीज लैंग्वेज है आपकी, इस लैंग्वेज को आपको नोट करना होगा। यही लैंग्वेज में आप हमसे बात करोगे कि सर यूटिलिटी फंक्शन को पार्शियल डेरिवेटिव प्रथम घात का आंशिक अवकलन किया गया है x1 के सापेक्ष। इसी प्रकार यूटिलिटी फंक्शन को पार्शियल प्रथम घात का आंशिक अवकलन किया गया है x2 के सापेक्ष। और इसी प्रकार से आपका यूटिलिटी फंक्शन को प्रथम घात का आंशिक अवकलन किया गया है x3 के सापेक्ष। अगर इन तीनों को हम जोड़ दें, पार्शियल यूटिलिटी किसके संदर्भ में, x1 के सापेक्ष प्लस आपका x2 के सापेक्ष प्लस आपका पार्शियल डेरिवेटिव इन द रिस्पेक्ट ऑफ x3 के सापेक्ष, तो इसे हम कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन के नाम से ये फलन जाना जाएगा। क्योंकि तीनों वेरिएबल का अगर मैं पार्शियल जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल डिफरेंशिएशन ज्ञात हो जाएगा। यानी तीनों, अगर आपके पास आपकी थाली में रोटी बढ़ा दी जाए, आपकी थाली में दाल बढ़ा दी जाए और आपकी थाली में चावल बढ़ा दिया जाए, यानी तीनों वेरिएबल में अगर एक साथ परिवर्तन कर दिए जाएं, तो
ये तीनों वेरिएबल का इंपैक्ट जो पड़ेगा वो टोटल यूटिलिटी के नाम से जाना जाएगा। तो शायद अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए मैं एक प्रोडक्शन फंक्शन के साथ काम करता हूं और प्रोडक्शन फंक्शन के संदर्भ में इस थ्योरम को और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप जानते होंगे कि एक व्यक्ति का जो उत्पादन होता है, एक प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्शन होता है, इट इज डिटरमाइंड बाई कैपिटल, इट इज डिटरमाइंड बाई लेबर। ठीक है, के कैपिटल है, यहां पर के को हमने कैपिटल माना है और एल को हमने लेबर माना है। ठीक है, एक उत्पादक का जो क्यू उत्पादन है, क्यू इज द प्रोडक्शन है, जो एक उत्पादक का उत्पादन है, इट इज डिटरमाइंड बाई कैपिटल एंड लेबर। श्रम तथा पूंजी को जब हम लगाते हैं, श्रम तथा पूंजी को हम जब बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमको ये दिखाई पड़ता है कि उत्पादन भी हमारा बढ़ जाता है। अब देखो, अब आपका खेत होगा, आप खेत में श्रम भी लगाते हो, खेत में आप पूंजी भी लगाते हो, दोनों चीज इंप्रूव करते हो, प्रोडक्शन बढ़ता है। अगर मैं कहूं कि केवल और केवल पूंजी बढ़ाते हैं तो उत्पादन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बताओ कि केवल अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, तो मशीनों का प्रयोग बढ़ा देते हैं, तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? आप कहोगे यस सर, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। अच्छा, मैंने कहा अगर मशीनों का प्रयोग नहीं बढ़ा करके हम क्या लेबर बढ़ा देते हैं तो क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा? यस ऑफ कोर्स बढ़ेगा। लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ बढ़ा देंगे तो आप कहोगे सर फिर भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, और फिर प्रोडक्शन पहले की अपेक्षा तेज बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर केवल पूंजी में वृद्धि करें और श्रम में वृद्धि ना करें और प्रोडक्शन में कितना वृद्धि हो रहा है इसको मेजरमेंट करने के लिए आपसे कह दिया जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि पूछना ये चाह रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव इस फलन को पूंजी के सापेक्ष या के सापेक्ष करना सुनिश्चित करें। तो इसको मतलब होता है कि इसमें प्रश्न बनता है कि ये प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, यदि उत्पादक पूंजी की मात्रा में वृद्धि करता है तो बताइए उत्पादन की मात्रा में कितनी वृद्धि होगी। तो यानी इसका मतलब होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल निकालना चाहता है, उसका इंपैक्ट स्टडी करना चाहता है टोटल प्रोडक्शन में। इसका मतलब ये होता है। अब हम क्या करते हैं, जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि पूंजी में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप जबकि श्रम स्थिर रहे, यानी पूंजी में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप जब आपका श्रम स्थिर रहे तो आपके उत्पादन में क्या इंपैक्ट पड़ता है, इस तरह की स्टडी जब हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेशन। यानी ये पार्शियल डेरिवेशन का समस्या है, और पार्शियल डेरिवेशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल के, यानी ये आपका फलन क्या बताएगा, ये निकाल देगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर देगा। यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता निकाल के रख देगा। ठीक है, तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता का क्या होता है, फार्मूला है, यानी पूंजी की सीमांत उत्पादकता इफ यू वांट टू कैलकुलेट तो आपको प्रोडक्शन फंक्शन को पूंजी के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेशन, प्रथम घात का पार्शियल डेरिवेशन करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर या लेबर में चेंज करने के परिणाम स्वरूप जबकि पूंजी स्थिर रहे उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका मतलब होता है कि इस फलन को पार्शियल डेरिवेशन आपको करना है किसके रेस्पेक्ट में, लेबर के रेस्पेक्ट में, जबकि के को हमने कांस्टेंट मान लिया है, और इस प्रकार से हमको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि अब आपको यह चीज समझ में आ गई कि अगर एक से अधिक वेरिएबल हैं तो वहां पर अवकलन का नियम वही है। देखो, अवकलन का नियम वही रहेगा, बट अदर वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, अदर वेरिएबल को कांस्टेंट कर लेते हैं। चलिए एक दो हम पार्शियल डेरिवेटिव के रूल्स सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ये बताता है आंशिक अवकलन कि जब हमारा फलन एक से अधिक वेरिएबल रखता है तो वहां पर जो अवकलन की विधि होती है उसे हम आंशिक अवकलन की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक फलन है, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 20 है, तो इसमें सीधा सीधा है सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, केवल x उपलब्ध है, यहाँ पर अवकलन लगेगा ना कि पार्शियल लगेगा। ये अभी तक हमने पढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन अगर आपका फलन ऐसा हो जाता है जिसमें 2 से अधिक वेरिएबल हमारे पास उपलब्ध हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं, पार्शियल यानी डिफरेंशिएशन हम यूज करने लगते हैं। जैसे एक व्यक्ति की जो यूटिलिटी है, इट इज डिपेंड अपॉन 5x प्लस, सॉरी इसको माइनस कर देते, माइनस 6y प्लस 8। एक व्यक्ति का यूटिलिटी फंक्शन दिया है। अब यूटिलिटी फंक्शन में ये क्या गिवन है कि यूटिलिटी इज डिटरमाइंड बाय x एंड y कमोडिटी। यानी क्या इसका मतलब हुआ कि एक व्यक्ति की उपयोगिता, यूटिलिटी किस पे निर्भर करती है, x तथा y वस्तु पर निर्भर कर रही है। अब हमको क्या कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर इस फलन को x के सापेक्ष डेरिवेशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेशन। तो जब हम उपरोक्त फलन को x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो x को ही चलायमान मानेंगे, अन्य को हम कांस्टेंट मान लेंगे। जहां जहां आपको x दिखाई पड़े उसमें आप अवकलन का फार्मूला लगा दोगे, अन्य जगह पर आप अवकलन का फार्मूला लगाओगे, लेकिन सारे कंपोनेंट को आप कांस्टेंट मान करके लगाओगे। ठीक है, कैसे देखो, मेरे पास यूटिलिटी फंक्शन है 5x माइनस 6y प्लस 8, x के सापेक्ष, लैंग्वेज नोट कर लीजिए कैसे लैंग्वेज लिखी जाती, आंशिक प्रथम घात, सापेक्ष प्रथम घात लिखना पड़ेगा, प्रथम घात आंशिक अवकलन करने पर। चलो पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। अब क्या लिखेंगे, डेल u अपॉन डेल x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला, केवल और केवल पूरे फलन में x को आप अवकलन करोगे, बाकी अन्य चर को आप कांस्टेंट की तरह बिहेव करोगे। कांस्टेंट मतलब नंबर की तरह बिहेव करोगे। ठीक है, तो चलो पार्शियल डेरिवेटिव अपॉन पार्शियल डेल x अपॉन पूरा ब्रैकेट में लिख देते हैं 5x माइनस 6y प्लस 8, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में 5x माइनस डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में 6y प्लस डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में 8। यानी हमने जब ब्रैकेट तोड़ा तो ये सारे छोटे छोटे ब्रैकेट में चले गए। अब देखो यहां पर नीचे x के सापेक्ष करना और 5 के साथ x लगा है, यानी यहां पर रिएक्शन पूरा होगा। ठीक है, आई एम जस्ट रिपीटिंग कि यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव x के सापेक्ष करना और 5 के साथ x है, यहां पर यानी सारी क्रियाएं संपादित होंगी। तो 5 कांस्टेंट है, अवकलन का नियम कहता है कि कांस्टेंट पद पहला आ जाता है, तो 5 पहले आ गया और आपका यहां पर क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल x और ब्रैकेट में x हो जाएगा। अब यहां पर देखो कि पार्शियल डेरिवेटिव x के सापेक्ष करना और देखो यहां पर कहीं पर x नहीं है, तो जब x यहां पर है और यहां पर x नहीं है तो ये x सबको जीरो कर देगा, क्योंकि उसकी कम्युनिटी का कोई भी वेरिएबल यहां पर उपलब्ध नहीं है। और याद रखना कांस्टेंट नंबर का अवकलन आपको, जब हमने कहा ना कांस्टेंट की तरह आप बिहेव करोगे, तो 6y डेल अपॉन डेल x के लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा तो ये इसको जीरो कर देगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। यहां पर भी देखो x नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो जब x दिखाई नहीं पड़ रहा तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब यहां पर आगे बढ़ो तो 5 और x का अवकलन क्या होगा, x की पावर कितनी होगी 1 और पावर 1 होगी x 1 माइनस 1, तो ये पार्शियल अवकलन मैंने कर दिया कि पावर पहले आएगी, पावर से एक माइनस हो जाएगा। अब आपका क्या हो जाएगा, 5 बन जा 5 और x की पावर 0, और जब जिसकी पावर 0 होती उसकी वैल्यू 1 लिखी जाती है, तो आपका आंसर क्या आ जाता है 5, यानी डेल
u अपॉन डेल x का मान कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कमोडिटी कितना है, 5 है आपका, ये आंसर हो जाता है। तो ये पार्शियल डेरिवेशन का रूल्स है। इसमें बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि सर जीरो कैसे हो गया। अरे भाई एक्स के सापेक्ष ये कह रहा है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, एक्स का मतलब होता है मान लो इलाहाबाद वाले, तो भाई आपका फ्रेंड दिखाई पड़ेगा तो उसके साथ आप क्या करोगे, रिएक्शन करोगे। लेकिन यहां पे आपका कोई फ्रेंड नहीं दिखाई पड़ा, आप मुंबई गए हो, इलाहाबाद वाला कोई नहीं, तो आप तो न्यूट्रल रहोगे ना, आपके लिए तो सब न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपकी कम्युनिटी का कोई यहाँ पे नहीं है, आपकी कम्युनिटी का यहाँ पे नहीं है, तो आप यही करोगे ना कि आपकी कम्युनिटी का नहीं, तो उसके साथ आपका रिएक्शन न्यूट्रल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। इस तरह करके पार्शियल डेरिवेटिव को आप संपादित करोगे। अब हम इसी फलन में इसको पार्शियल डेरिवेटिव किसके सापेक्ष करते हैं, हम इसको करते हैं y के सापेक्ष। चलो करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव इन द रिस्पेक्ट ऑफ y। तो चलो y के सापेक्ष कैसे होगा देख लेते हैं। फलन मैंने फिर से लिख लिया, u इक्वल टू 5x माइनस 6y प्लस 8 लिखो। अब यहां पे लिखोगे उपरोक्त उपयोगिता फलन, उपरोक्त उपयोगिता फलन को y के सापेक्ष प्रथम घात आंशिक अवकलन करने पर, फर्स्ट ऑर्डर आंशिक अवकलन करने पर। अब y के सापेक्ष का मतलब होता है y कम्युनिटी का जो व्यक्ति होगा उसी के साथ ये रिएक्ट करेगा, अदर को ये जीरो कर देगा। तो क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू डेल अपॉन डेल y, और ब्रैकेट में पूरा आप लिख दोगे 5x माइनस 6y प्लस 8। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ दो, तो डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 5x माइनस डेल अपॉन डेल y आपका हो जाएगा 6y प्लस डेल अपॉन डेल y आपका हो जाएगा 8। अब देखो यहां पर डेल अपॉन डेल y है, लेकिन 5 के साथ तो x है, यानी y तो है ही नहीं, तो ये y क्या रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल का कांस्टेंट की तरह करेगा, तो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। भैया हमारी कम्युनिटी के आप नहीं हो। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे आप देखिए कि इसको y के सापेक्ष अवकलन करना, और यहां पे 6y है, तो हम क्या करेंगे, 6y में कांस्टेंट पद पहले आ जाएगा, तो 6 पहले आ जाएगा, और डेल अपॉन डेल y और ब्रैकेट में y हो जाएगा, प्लस यहां पर y के सापेक्ष है और ये कांस्टेंट नंबर है, y नहीं है, तो इसको जीरो कर देगा। अब आपके पास हो जाएगा 0 माइनस 6, और यहाँ पे y का अवकलन करेंगे तो 6 गुणे 1 पहले आएगा, y की पावर 1 होती है, y 1 माइनस 1 और प्लस 0, तो अब आपके पास हो जाएगा माइनस 6 y की पावर 0, और जब जिसकी पावर वो 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो माइनस 6 लिखा जाएगा। तो ये आपके पास mu y का मान आ जाता है माइनस 6 आ जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कमोडिटी इज -6 आ जाएगा। तो हम ऐसे लिखते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चीजें क्लियर होंगी। एक मेरे पास फलन है z इक्वल टू 4x² प्लस 4xy प्लस y²। x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन संपादित कीजिए। ये प्रश्न है, किसके सापेक्ष, x एंड y के सापेक्ष। x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष कर लेते हैं। वही स्टेटमेंट उपरोक्त फलन को x के सापेक्ष प्रथम घात आंशिक अवकलन करने पर, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। तो जब हम x के सापेक्ष करेंगे तो x के सापेक्ष करने जा रहे हैं हम, तो डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू, चलो x के सापेक्ष करते हैं तो डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में पूरे फलन को लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो डेल अपॉन डेल x 4x स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल x, सॉरी डेल x, डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में 4xy प्लस डेल अपॉन डेल x आपका ब्रैकेट में y स्क्वायर। अब देखो यहां पर x है नीचे और ऊपर भी x है, यानी सेम कम्युनिटी वाले हो गए, यहां पर अवकलन की क्रिया संपादित होगी। ठीक है, यहां पे अवकलन की क्रिया संपादित होगी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट पद पहले आ जाता है 4 डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में x स्क्वायर। अब देखो यहां पर भी x है, ठीक है, x देखो यहां पर भी है और यहां पर x है, तो x तो रहेगा आपका दाहिनी ओर, बाकी y तथा 4 क्या होंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, 4 और y को कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। और अवकलन का नियम क्या कहता है कि जो कांस्टेंट होता है वो पहले आ जाता है, जैसे यहां पर 4x स्क्वायर में 4 कांस्टेंट था तो हम 4 को पहले ले आए। उसी प्रकार जब आगे वाले स्टेप में देखते हैं कि x तो क्या होता, अवकलन इस पे लगेगा, तो जब इस पे अवकलन आपका लगेगा तो अवकलन लगने वाला जो पद होता है वो दाहिने साइड लिखा जाता है, जो कांस्टेंट होता है वो बाएं साइड लिखा जाता है, यानी डेल अपॉन डेल x के पहले आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 4y लिख देंगे, 4y लिख देंगे, डेल अपॉन डेल x ब्रैकेट में y, सॉरी ब्रैकेट में x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x के सापेक्ष करना है तो x इसकी कम्युनिटी वाला है, तो इसलिए इसको दाहिनी साइड रखते हैं, बाकी इसका जो कांस्टेंट पद है उसको उठा करके 4y को उसके पहले ले जाते हैं। अब यहां पर देखो अगले स्टेप में यहां पर आपके पास x नहीं है, तो जब x नहीं है तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और जब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो यहां पर जब आपके पास x नहीं होता तो उसको एज इट इज ही लिख लिया जाता है। ठीक है, अब हम जब डेल अपॉन डेल x को हटाएंगे तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अवकलन की क्रिया संपादित होगी, तो यहां पर अवकलन की क्रिया संपादित हो जाएगी, तो 4 2 पहले आएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस यहां पर 4y लिख लेंगे और यहां पर x की पावर 1 है तो इंटू 1 x 1 माइनस 1 कर देंगे, प्लस यहां पर y स्क्वायर है, x कम्युनिटी से नहीं तो ये इसको 0 कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो जब सिंप्लीफाई कर देते हैं तो 4 दूनी 8 x, 4 दूनी 8 x कर देते हैं। अब आपके पास क्या हो जाता है, प्लस अब आपके पास 4y और x की पावर 0 प्लस 0, और आप जानते हो जब x की पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या लिखी जाती है, 1, तो यानी x की पावर 0 जहां पे लिखा जाएगा वहां पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पे 1 रख देते हैं, तो अब आपके पास हो जाएगा 8x प्लस 4y, और ये आपका आ जाएगा डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू। और इसे क्योंकि डेल z अपॉन डेल x लिखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है तो इसको इकोनॉमिस्ट ने स्मॉल f और x लिख देते हैं, स्मॉल f और x लिख देते हैं, और इक्वल टू 8x प्लस 4y लिखते हैं, तो ये भी पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल माना जाता है, क्योंकि इसको बार बार लिखना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल f के आगे x, यानी जो ये फलन है उस फलन को हमने पार्शियल डेरिवेटिव करके रखा है। किसके सापेक्ष करके रखा है, हमने x के सापेक्ष करके रखा है। तो इस तरह करके पार्शियल डेरिवेटिव संपादित होता है, तो इस फलन का मैंने x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करके आपको दिखाया है।
अब चलिए इसी फलन को मैं y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करके दिखाता हूं कि कैसे y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो मैं फलन को अगले पेज पे फिर से लिख लेता हूं। फलन को अगले पेज पे लिखता हूं। 4 इक्वल टू z इक्वल टू 4x² प्लस 4xy प्लस y²। ये मैंने फलन को फिर से लिया। फलन को y के सापेक्ष पार्शियल यानी आंशिक अवकलन करने पर, तो y के सापेक्ष करते हैं। किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। तो चलो डेल z अपॉन डेल y, ठीक है। इसको हमने कहा कि डेल z अपॉन डेल y को वो जो मैथमेटिशियन थे उसको शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल f बना के y लगा देना पसंद करते थे। यानी हम डेल z अपॉन डेल y को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल f आगे y मतलब ये हुआ कि इस फलन को y के सापेक्ष पार्शियल अवकलन किया गया। अब हम क्या करते हैं, इसको पार्शियल अवकलन करते हैं। तो आपका डेल अपॉन डेल y ब्रैकेट में पूरा लिख जाएगा 4x² प्लस 4xy प्लस y²। मैंने पूरा लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हैं। तो डेल अपॉन डेल y, अब आपके पास हो जाएगा ब्रैकेट में 4x² प्लस डेल अपॉन डेल y आपका है 4xy प्लस डेल अपॉन डेल y आपका y²। तो ये हमने ब्रैकेट तोड़ दिया। अब देखो यहां पर इसकी कम्युनिटी का नहीं है वेरिएबल, देखो यहां दाहिने साइड नहीं है। तो हमने कहा जब उसकी कम्युनिटी का नहीं होता तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है और कांस्टेंट नंबर एज इट इज नीचे उतर करके आ जाता है 4x²। यहां पर देखिए y है, तो y को तो हम दाहिने साइड रखेंगे, बाकी 4x को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरह और इसको लेफ्ट साइड उठा के ले आएंगे। 4x और डेल अपॉन डेल y और ये ब्रैकेट में हो जाएगा y, ठीक है। अब यहां पर देखिए y के सापेक्ष y अवेलेबल भी है, तो यहां पर कांस्टेंट नंबर नहीं, तो इसको हम एज इट इज, अभी क्योंकि हम रिएक्शन नहीं कर रहे हैं इसलिए हम y² लिख करके नीचे आते हैं। अब यहां पर चलो डेल का रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। तो यहां पर y है, नीचे y के सापेक्ष करना, यहां पर y अवेलेबल नहीं है तो ये इसको 0 कर देगा, ठीक है। प्लस यहां पर 4x है, 4x आप लिख लेते हो, y के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो इंटू 1 y 1 माइनस 1 कर देते हैं। प्लस यहां पर y के सापेक्ष करते हैं तो 2 पहले आएगा, y 2 माइनस 1 कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके पास हो जाएगा 0 प्लस यहां पर आपके पास क्या होता है, y की पावर 0 हो जाएगी, 4x y की पावर 0, और जब जिसकी पावर 0 हो जाती है उस जगह पर 1 लिखा जाता है, प्लस 2y। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 2y, ये आपका आंसर होगा। यानी इस फलन का जो पार्शियल डेरिवेशन है, इस फलन का पार्शियल डेरिवेशन आपका क्या कहलाएगा, 4x प्लस 2y कहलाएगा। शायद अब आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए एक फलन और हम लोग कर देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव, शायद डेरिवेशन है, स्टेप वाइज स्टेप समझिएगा, एक दो बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा, चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है r बराबर 3x² प्लस xy प्लस yz प्लस z²। ये हमारे पास फलन है, ये एक फलन है r बराबर। तो यहां पर आपका देखो, आपके मैथ वाली बुक में ऐसे लिखे रहते हैं r, अब आपका पास लिखा कैसे रहेगा, ब्रैकेट में आपका x y z लिखा रहता है, इक्वल टू आपका देखे होगे फलन लिखा रहता है ऐसे करके।
इसका मतलब ये होता है कि इसमें 3 वेरिएबल हैं। अब आपको यहां देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर बता दे रहा है आपको, यहां पर बता दे रहा। तो ये एक प्रकार का इंडिकेटर लगा दिया जाता है फलन में कि इस फलन में 3 अननोन वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहां से हमको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि 3 वेरिएबल वाला ये फंक्शन है। अब इसको पार्शियल डेरिवेशन करना है x के सापेक्ष, पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के सापेक्ष, पार्शियल डेरिवेटिव करना है z के सापेक्ष। 3 प्रश्न है, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो निश्चित रूप से हमको 3 प्रकार का अवकलन यहां पर सीखना होगा, पार्शियल अवकलन। अब हम क्या करते हैं, चलिए हम पार्शियल अवकलन करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, आपके पास x के सापेक्ष करते हैं तो डेल अपॉन डेल आपका x, ब्रैकेट में पूरा फलन आप लिख दोगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में वाई जेड और अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में जेड स्क्वायर। अब देखो यहां पर x है बट यहां पर ही x है, तो यहां पर रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब मैं कुछ स्टेप छोड़ दे रहा हूं, डायरेक्ट में करता हूं। तो यहां पर अवकलन होगा तो अवकलन हम कर देते थे, 3 दूनी 6 x, तो ये यहां पे अवकलन हो गया। यहां पर देखो x है, y कांस्टेंट की तरह बिहेव होगा तो y पहले चला जाएगा, तो x का अवकलन 1 होगा, तो यहां पर क्या बचेगा, y बचेगा। डायरेक्ट मेथड से मैं कर रहा हूं। अब आगे बढ़ो, प्लस यहां पर आप अवकलन में देख रहे होगे x नहीं है, तो ये पूरे चीज को 0 कर देगा। प्लस यहां पर भी x नहीं है तो ये 0 कर देगा, तो इसका हो जाएगा 6x प्लस वाई। ये आपका fx की वैल्यू निकल करके आ जाती है। ये fx की वैल्यू देखो निकल के आ गई। fx का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो विद द रिस्पेक्ट ऑफ x हमने निकाल दिया है। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, अब हम इस फलन में पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो चलो y के, थोड़ा सा मैं अब डायरेक्ट चीज़ों को कर रहा हूँ, ये मान के चलता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो चलो पार्शियल डेरिवेटिव मैं कर रहा हूँ y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पूरा डेल लगा के पूरा आप फलन लिख लोगे y के रिस्पेक्ट में, डेल y, ब्रैकेट में लिखो 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट टूटेगा, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ y है, यहाँ पे x है, इसको ये 0 कर देगा क्योंकि इसके कम्युनिटी कोई नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होता y है तो इसकी पावर, ये y से y 1 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, केवल x बचेगा। प्लस यहाँ पर भी y है तो क्या बचेगा, केवल z बचेगा, और यहाँ पर z है तो इसको 0 कर देगा। तो ये आएगा x प्लस जेड, यानी पार्शियल डेरिवेटिव अगर इस फलन का मैं y के रिस्पेक्ट में करता हूँ तो x प्लस जेड बचेगा। ठीक है, अब मैं करता हूँ तीसरा, इसको पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ z के रेस्पेक्ट में। तो इस पूरे फलन को जब मैं z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा तो हमें कैसे आंसर मिलेगा ये देख लेते हैं। तो जब z के रूप में करूँगा तो देखो z के रूप में करने में आपका हो जाएगा डेल अपॉन डेल z, पूरे फलन को आप लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो z नहीं है इसके पास, यानी 3x स्क्वायर को 0 कर देगा। यहाँ पर एक्स वाई में भी z नहीं है तो इसको भी ये 0 कर देगा। यहाँ पर z है तो ये z की पावर 1 है तो 1 कर देगा, तो यानी यहाँ पर y बचेगा। और यहाँ z स्क्वायर है तो z स्क्वायर का मतलब होता है 2z हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाता है y प्लस 2z हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव जब हम इसको z के रूप में करते हैं। तो ये मैंने पार्शियल डेरिवेटिव प्रथम घात का आपको आज करके दिखाया, इसका फंडामेंटल भी बताया, इसको मैं बेसिक्स आपको सिखाया और क्यों अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग किया जाता है इसके कॉन्सेप्ट को भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे दूंगा हूँ,
उसको आप सॉल्व करोगे, ग्रुप में शेयर करोगे और सारे लोग एक दूसरे के आंसर को चेक करेंगे। आप अच्छा कर रहे हो, चेक करोगे, जहां गड़बड़ी होगा एक जेंटलमैन भाषा से वहीं पर लिख करके चीजों को आप समझाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करें। पहला फलन है z इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। इस फलन को x के सापेक्ष एंड y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है। x के सापेक्ष एंड y के सापेक्ष, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, r इक्वल टू 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स। ये फलन है आपका 3 वेरिएबल का। इसको पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव करना है y के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव करना है z के रेस्पेक्ट में। ये आप शेयर करोगे। ये आज की क्लास थी। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो हमारे साथ जरूर पूछिए।